नमस्कार दोस्तों, हिंदू नववर्ष, उगादी और गुड़ी पाड़वा के महोत्सव के साथ ही भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफओ के थ्रू जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको एक तोहफा दिया है। ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट निकाली है, जो कि 2019 के बाद कई सालों के बाद ये रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है और काफ़ी पोस्ट इसके अंदर नोटिफाई की गई है। आइए देखते हैं कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट, क्या क्या डिटेल्स हैं, कैसे है, क्या सिलेबस है ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी कौन है। इस बार ये एग्जाम ईपीएफओ ऑटोनोमस ना लेके, खुद से ना लेके, एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, तो उसने निकाली है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, जो कि डिपार्टमेंट रहेगा ईपीएफओ, जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस डिपार्टमेंट है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट करेगी और जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको ईपीएफओ के अंदर भर्ती दी जाएगी। आइए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में है। Online applications are invited for the post of Social Security Assistant in Employees Provident Fund Organization. Employees Provident Fund Organization के अंदर जो पोस्ट का नाम है वो है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। सिर्फ एक बार ही आपको एप्लीकेशन करना है, मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं करने। अगर आप गलती से मल्टीपल एप्लीकेशन कर देते हो तो जो लास्ट एप्लीकेशन है सिर्फ वो ही कंसीडर किया जाएगा। देखते हैं इस पोस्ट के बारे में, पोस्ट का डिस्क्रिप्शन, किस लेवल की पोस्ट है, क्या पोस्ट है। पोस्ट का नाम है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। इट इज़ अ ग्रुप सी पोस्ट, ये सी ग्रुप की पोस्ट है और इसका लेवल है 5। जो 7th सीपीसी है, 7th सीपी सेंट्रल पे कमीशन है, जो अभी की लेटेस्ट जो पे कमीशन है उसके अंदर इसको, इस पोस्ट की कैटेगरी को लेवल 5 के अंदर रखा गया है, जो कि 29,200 रुपीज़ से लेके 92,300 रुपीज़ होता है पे मैट्रिक्स के अंदर। इसके अलावा ये बेसिक पे है। इसके अलावा जो भी एलिजिबल अलाउंसेज हैं टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, जैसे कि एचआरए, डीए, टीए, वो सब आपको अलॉन्ग विद 29,200 लेवल 5 के जो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आते हैं वो आपको दिए जाएंगे। इसकी रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन डेट है 27 मार्च से आपके फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं और 1 महीने का टाइम दिया गया है। 26 अप्रैल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट ग्रुप सी पोस्ट के लिए फीस क्या रहेगी? जो फॉर्म भरने की फीस है वो, अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, एसटी हैं, डिसेबल्ड हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी, नील चार्जेज हैं। बाकी इनके अलावा जो भी कैटेगरी बच गई, जैसे कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, उनके लिए 700 फीस है फॉर ऑल द कैटेगरीज एक्सेप्ट एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, फीमेल कैंडिडेट्स एंड एक्स सर्विसमैन। आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए 700 रुपये का जो भी बैंक चालान लगा लीजिए या फिर ऑनलाइन पेमेंट जो भी करनी है आप कर सकते हैं। यदि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है जो आपको पता चलता है तो आप इसका करेक्शन 27 अप्रैल से 28 अप्रैल 2 दिन दिए जाएंगे, आप उस समय कर सकते हो। उसके बाद जब भी एडमिट कार्ड आएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, वो एग्ज़ाम के लिए आपको डाउनलोड करने होंगे। और ये जो स्कीम है, जो ये बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, आपको पेपर वाला एग्ज़ाम नहीं रहेगा, ये आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा। जैसे ऑनलाइन फॉर्म है वैसे ही ऑनलाइन एग्ज़ाम भी रहेगा। 2 स्टेज के अंदर पेपर है इसका, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फेज़ 1 एंड फेज़ 2। तो जो फेज़ 2 है वो है डेटा एंट्री टेस्ट। फेज़ 1 के अंदर जो हमारा सिलेबस रहता है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, अर्थमेटिक, ये सब इसका पार्ट रहेंगे। हम सिलेबस डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस है इसका स्टेज 1 के लिए। ये डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज हैं जो इस बार सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के कैडर के अंदर जो वैकेंसी की पोजीशन है वो इस प्रकार से है। आंध्र प्रदेश में करीबन 39 वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 5, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 19, ओबीसी के लिए 7, एसटी के लिए कोई भी पोस्ट अवेलेबल नहीं है, एससी के लिए 8। ऐसे बिहार के अंदर हैं तो बिहार के अंदर 35 वैकेंसीज हैं,
छत्तीसगढ़ के अंदर 42 वैकेंसीज है। दिल्ली के अंदर इस बार काफ़ी वैकेंसीज है, करीबन 120 वैकेंसी, 120 वैकेंसीज आर अंडर दिल्ली, जिसके अंदर जनरल कैटेगरी के लिए 25, ईडब्ल्यूएस के लिए 44, ओबीसी के लिए 16, एससी के लिए 28 और एसटी के लिए 7 है। अगर आप गुजरात रीजन देखते हैं तो गुजरात रीजन में भी बम्पर वैकेंसीज हैं, 197 वैकेंसीज हैं। अगर किसी को गोवा में पोस्टिंग का मन है तो 15 वैकेंसी उनके लिए भी है, लेकिन जनरल कैंडिडेट्स के लिए ये मौका इस बार नहीं है, ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए है। अगर शिमला की तरफ देखते हैं, अगर बीच की नहीं पहाड़ों की तरफ देखते हैं तो 32 वैकेंसीज हिमाचल प्रदेश के अंदर दी गई हैं। हरियाणा रीजन के अंदर 109 वैकेंसी दी गई हैं, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर 39 वैकेंसी जनरल कैंडिडेट, 22 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 23 और एससी के लिए 25। झारखंड रीजन में 66। कर्नाटक रीजन के अंदर अगर आप साउथ साइड का देखते हैं तो 204 वैकेंसीज है, केरला में 112 और महाराष्ट्र मुंबई रीजन के अंदर 422 वैकेंसीज है। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं महाराष्ट्र के लिए, जिसके अंदर जनरल कैंडिडेट को 177 वैकेंसीज है। मध्य प्रदेश के अंदर 100, नॉर्थ ईस्ट रीजन जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आ जाता है, वहाँ पे 58 वैकेंसीज है, जिसमें से 18 वैकेंसी जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, ओडिशा के लिए हम देखें तो 53 वैकेंसीज हैं। पंजाब के अंदर भी काफ़ी वैकेंसीज हैं, इस बार 120 वैकेंसीज हैं। राजस्थान के अंदर थोड़ी सी कम है, 59 वैकेंसीज ही हैं सिर्फ। तमिलनाडु रीजन में बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं इस बार, 416 वैकेंसीज हैं तमिल रीजन के अंदर, जिसके अंदर पुडुचेरी भी इंक्लूड है, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। तेलंगाना रीजन में 116, उत्तराखंड की 12 वैकेंसी, उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ी सी कम है, 124 वैकेंसीज हैं लुकिंग इनटू दी ज्योग्राफिकल एरिया, तो उस हिसाब से थोड़ी कम है, 124। वेस्ट बंगाल रीजन जिसके अंदर वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आता है, उसके अंदर 220 वैकेंसीज हैं। टोटल 2674, 2674, 2674 वैकेंसी नोटिफाई की हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये वैकेंसी पोजीशन है। तो जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो 2674 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट टेस्ट लेगा, जिसके बेस पे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा टू बी एन सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट इन द प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके लिए जो बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी, आइए देखते हैं। द कैंडिडेट or the aspirant must possess the bachelor's degree from a recognized university as on closing date of online application form। तो जो अप्रैल की 26 तारीख दी गई है, 26 अप्रैल लास्ट डेट है, उससे पहले आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की बैचलर डिग्री होना आवश्यक है। तो यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट। बैचलर डिग्री आपके पास इट कैन बी बीए हो सकती है, बीटेक हो सकती है, बीएससी हो सकती है, बीकॉम हो सकती है, बीसीए हो सकती है, व्हाटएवर, बस आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास टाइपिंग आनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। 2 लैंग्वेज में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, एक इंग्लिश में एक और हिंदी में। अगर आप इंग्लिश के अंदर 35 वर्ड्स पर मिनट की आपकी वो होनी चाहिए एफिशिएंसी, और हिंदी के लिए आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की एफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर जो वर्ड्स हैं उनके अंदर भी की डिप्रेशंस भी दे रखे हैं। आपको 10,500 की डिप्रेशन पर आवर और 9,000 kdps ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर डेटा एंट्री वर्क। जो टाइम अलाउड होगा ये सब लिखने के लिए 35 वर्ड्स और ये सब लिखने के लिए 10 मिनट रहेगा। तो आपको जो एक मटेरियल दिया जाएगा ऑनलाइन आपको टाइप करने के लिए, तो आपको 10 मिनट के अंदर इस फ्रीक्वेंसी से 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी की फ्रीक्वेंसी से आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, तो ही आप टाइपिंग टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे और सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। Those awaiting result of the final examination of the prescribed essential qualification should not apply। बहुत ही important चीज़ है कि अगर आपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे चुके हो लेकिन आपका रिजल्ट अवेटेड है,
तो इस एग्जाम के लिए आप अप्लाई ना करें, क्योंकि ये उसी को कंसीडर करेगा जो कि 26 अप्रैल 2023 तक जिनके हाथ में ग्रेजुएशन का फाइनल सर्टिफिकेट रहेगा, फाइनल डिग्री उनके पास अगर अवेलेबल है तो वो लोग अप्लाई कर सकते। इसमें ऐसा भी होता है कि आपने पास तो कर लिया, फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन पास कर लिया, आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट आ गया, बट आपके पास डिग्री नहीं आई है। तो ये इस केस में कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ डिग्री नहीं मिली है बट आपकी बैचलर की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, आपको जो फाइनल सेमेस्टर है उसका सर्टिफिकेट मिल चुका है, पासिंग सर्टिफिकेट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि भाई सर्टिफिकेट मिल गया बट अभी तक यूनिवर्सिटी ने डिग्री इशू नहीं की है, क्योंकि डिग्री यूजुअली 2, 4, 5, 6 महीने के बाद डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी इशू करते हैं कैंडिडेट्स को। तो अगर आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री का, बैचलर जो भी डिग्री है आपका, उसका पासिंग सर्टिफिकेट्स भी है सभी सेमेस्टर का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन दे रखी है, विच हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और व्हाटएवर। तो ये यूजीसी के जो भी नॉर्म्स के हिसाब से आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। देखते हैं इसकी एज लिमिट क्या है। एज लिमिट है 18 to 27 ईयर एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विद एज रिलैक्सेशन एज पर एप्लीकेबल रूल्स। तो आप अगर 18 साल से 27 साल की उम्र के बीच में हैं जनरल कैंडिडेट्स, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एससी और एसटी को इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है। तो मतलब अगर आप ओबीसी हैं तो 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एससी एसटी हैं तो आप 32 ईयर्स तक भी अप्लाई कर सकते हैं। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स up to 40 years in accordance with the instruction or order issued by the central government. As per the instruction issued by Government of India in the prescribed format in support of the claim Annexure 8, कि अगर आप अभी भी करंटली कहीं पे जॉब कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन, तो सेंट्रल 40 साल तक की उम्र की जो अपर एज रिलैक्सेशन है उनके रूल्स डीओपीटी ने नोटिफाई किए हुए हैं। अगर आप उन रूल्स को सेटिस्फाई करते हो तो भी आप एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक्स सर्विसमैन के लिए जो जनरल हैं उनके लिए 3 साल की अपर एज लिमिट के अंदर रिलैक्सेशन है, अगर ओबीसी हैं तो 6 साल, एससी एसटी हैं तो 8 साल। आइए देखते हैं ये जो पोस्ट है इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। अगर आप दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद इस टाइप की एक्स क्लास सिटीज, जो एक्स क्लास सिटीज हैं, अगर वहाँ पे जॉब आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो आपको इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा। तो जो इसका हमने पे स्केल देखा वो था लेवल 5 ऑफ द 7th सेंट्रल पे कमीशन, 7th सीपीसी का लेवल 5 की पोस्ट है। तो जहाँ पे आपकी बेसिक पे आती है 29,200 ओनली, 29,200 आपकी बेसिक पे आती है। इसके ऊपर आपका एचआरए कैलकुलेट होता है। एचआरए आजकल एक्स क्लास सिटीज के लिए हो रखा है 27%, ठीक है। इसके ऊपर बेसिक के ऊपर आपका डीए कैलकुलेट होता है, बेसिक के ऊपर ही आपका टीए कैलकुलेट होता है। तो ये तीनों कंपोनेंट जोड़ के जो आपकी इफेक्टिव सैलरी आती है अगर आप एक एक्स क्लास सिटीज के अंदर है तो दैट इज अराउंड 45,384। अभी रिसेंटली यस्टरडे कल ही जो पास किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4% और शायद डीए बढ़ा दिया है, तो ये सैलरी इफेक्टिवली और बढ़ जाएगी। इट विल बी मोर देन 46,000। तो इन हैंड सैलरी अगर आप पोस्टेड हैं दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद इस टाइप की एक्स क्लास सिटीज के अंदर, तो योर इफेक्टिव सैलरी विल बी अराउंड 46,000 इन हैंड सैलरी। तो इसके अंदर से जो एनपीएस वगैरह का और इंश्योरेंस का जो थोड़ा बहुत जो नॉमिनल डिडक्शंस रहती हैं वो डिडक्शंस रहेंगी, बट योर इफेक्टिव सैलरी विल बी अराउंड 45,000-46,000। तो ये एक्स क्लास सिटीज के लिए है। वाई और जेड क्लास सिटीज के लिए जो कंपोनेंट है एचआरए का वो कम हो जाएगा, जो 18% हो जाएगा वाई क्लास के लिए, 9% हो जाएगा जेड क्लास सिटीज के लिए। तो ये कंपोनेंट कम हो जाएगा, तो इसी में कोई 2-3 हज़ार रुपये का फर्क पड़ेगा, वो कम रहेगा। तो ये मान लीजिए ये डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ रहती है। तो 40 to 45,000 पर मंथ की जॉब है।
इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है? तो सिलेक्शन प्रोसीजर देखते हैं कि स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन इज एज अंडर। 2-3 फेज में एग्जाम होगा। फेज 1 के अंदर जो एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे जनरल एप्टीट्यूड के, 30 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस के, 30 क्वेश्चन आएंगे क्वांटिटेटिव एबिलिटी के, 50 क्वेश्चन आएंगे जनरल इंग्लिश विद कॉम्प्रीहेंशन और 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर लिटरेसी के। जनरल एप्टीट्यूड बेसिकली होता है रीजनिंग। जो रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे वो 30 क्वेश्चन आएंगे और 120 मार्क्स के रहेंगे। जो जीके बोल देते हैं, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर जो बेसिक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, साइंस के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, पॉलिटी के आ जाते हैं, तो 30 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली इसके आएंगे, जिनका भी वेटेज 120 मार्क्स है। मैथ्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, बेसिकली मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसका 120 मार्क्स है मैक्सिमम मार्क्स। इंग्लिश के काफ़ी वेटेज है इस बार, तो जिनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है दे विल हैव अ अपर एज ओवर अदर कैंडिडेट्स फॉर दिस एग्जाम। तो इंग्लिश, जनरल इंग्लिश अलॉन्ग विद कॉम्प्रीहेंशन भी आएगा, मीन्स नरेशन आएंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है, ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब आएंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और इसके अंदर एक 10 क्वेश्चन, बहुत ही छोटा टॉपिक कंप्यूटर लिटरेसी का दिया गया है, जिसके अंदर बेसिक्स ऑफ MS ऑफिस का बेसिक आएगा, ब्राउज़र का बेसिक आएगा, इंटरनेट एक्सेस का, पावर पॉइंट और MS वर्ड, सिमिलरली पेंट ब्रश, इनसे रिलेटेड हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये क्या है, पेन ड्राइव, अलॉन्ग विद दैट जो छोटे छोटे बेसिक लिटरेसी ऑफ कंप्यूटर, तो ये 40 नंबर का आएगा। तो इफेक्टिवली 150 क्वेश्चन का पेपर होगा और जिसका मार्क्स होंगे 600, दैट इज 1 क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स। ये जो होगा ये 2.5 घंटे का, 2 hours and 30 minutes, 2.5 घंटे का पेपर होगा, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। आपको कंप्यूटर पर ये एग्जाम देना पड़ेगा। तो आपने देखा इसमें एप्टीट्यूड, जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम मैथ्स बोल देते हैं, और जनरल इंग्लिश, और लास्ट में कंप्यूटर लिटरेसी जिसके सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन है पहली फेज को क्लियर करने के लिए। हर क्वेश्चन के 4 नंबर हैं। द मार्क्स ऑब्टेन इन फेज 1 विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन ऑन मेरिट। कई एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें फेज 1 होता है वो क्वालिफाइंग रहता है, बट इस एग्जाम में ये क्वालिफाइंग नहीं है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी उसके अंदर इसके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। तो जो कैंडिडेट फर्स्ट फेज के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेता है उसको एक एज मिलेगी फाइनल मेरिट लिस्ट में ऊपर रैंकिंग लाने में। फॉर ईच रॉन्ग आंसर देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन। बेसिकली 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 1/4 इज 1 नंबर। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन शैल बी ऑब्जेक्टिव। ये जो कॉम्प्रीहेंशन आएगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड आएगा, उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे करेक्ट आंसर को। 600 मार्क्स का क्वेश्चन है। The candidates will be shortlisted for phase 2 in the ratio of 1:10, that is about 10 times the number of vacancies in each category on the basis of their performance in phase 1। करीबन 10 जो वैकेंसीज हैं जो कि अराउंड 2000 हैं, तो करीबन 20,000 बच्चों को फेज 2 के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो जो फेज 1 के अंदर करीबन 20,000 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे जो कि फेज 2 में अपीयर करेंगे। अगर एग्जाम एक या एक से ज़्यादा सेशन में भी कंडक्ट किया जाता है, द scores across various sessions will be equated following a standard practice to adjust the slight differences in difficulty level of different test batteries used across session। कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स यूजुअली बोलते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर आसान आया था, इवनिंग शिफ्ट का मुश्किल आया था, या आफ्टरनून शिफ्ट का ज़्यादा इजी था, मॉर्निंग शिफ्ट का हार्ड था। तो जो अगर डिफ़िकल्टी इन लेवल ऑफ पेपर रहेगा तो उसको इक्वेट किया जाएगा। उनको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसके हिसाब से देखा जाएगा डिफ़िकल्टी लेवल, और उनको उसके हिसाब से एडजस्टमेंट की जाएगी मार्क्स की, सो दैट कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ किसी के साथ ये ना हो कि मेरा पेपर आसान नहीं था, मेरा मुश्किल था।
तो ये एक सेट फॉर्मेट है, सेट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, उसके आधार पे दिखा जाएगा। जो फेज 2 है वो है कंप्यूटर स्किल टेस्ट, कंप्यूटर डेटा एंट्री टेस्ट। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द स्किल टेस्ट टू असेस द स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा एंट्री वर्क। बेसिकली ये डेटा एंट्री वर्क चेक करेगा आपको कंप्यूटर के अंदर जो डेटा फीडिंग है वो कितनी एक्यूरेसी से और कितनी स्पीड से आती है, ये देखा जाएगा। तो जैसा कि मैंने इनिशियली बताया था 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, ये चेक किया जाएगा और ये टेस्ट होगा 10 मिनट के लिए। तो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट विल हैव टू अपीयर फॉर अ स्किल टेस्ट। जो कैंडिडेट्स स्किल टेस्ट के लिए डेटा एंट्री वर्क के बाद स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उनको एक स्किल टेस्ट भी होगा जो कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, दैट विल बी इन क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, सो मार्क्स ऑब्टेन विल नॉट बी रिकॉर्ड फॉर मेरिट रैंकिंग। तो जो मेरिट रैंकिंग है उसके अंदर ये मार्क्स नहीं लिए जाएंगे। तो जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का है वो एक बस क्वालिफाइंग टेस्ट है। Qualifying marks in phase 1 main examination will be decided as per the discretion of EPFO. If the examination is held in more than one session, the process of moderation will follow to ensure fairness. Cut-offs are applied in 2 stages on scores in individual test and on total score. Individual test की कट ऑफ भी देखी जाएगी और टोटल स्कोर भी देखा जाएगा। अगर 2 कैंडिडेट के टाई हो जाते हैं मार्क्स, तो in case where more than one candidate scores equal aggregate marks in phase 1, tie will be resolved by applying the following method. सबसे पहले उसका डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। जो ओल्डर कैंडिडेट है, जिसकी एज ज़्यादा है, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अल्फ़ाबेटिकली भी देखा जाएगा कि जिसका ए से नाम होता है उसको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। इस टाइप से इन केस ऑफ टाइज ये रिजोल्यूशन किया जाएगा। अभी इसकी एप्लीकेशन फीस हमने देखी। जनरल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी के लिए 700 रुपये है। बाकी SC, ST, PWBD, फीमेल कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन के लिए नीन है। ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो नेट बैंकिंग के चार्जेस हैं वो दिखाए गए हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है रिलेटेड टू पेमेंट रिलेटेड क्वेरीज, तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं और ईमेल आईडी दी गई हैं। आप इस पर मेल भी डाल सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपने पेमेंट कर दी, बट वो फाइनल पेमेंट होने तक वो सिस्टम सर्वर आउट हो गया, आपके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं 700 रुपये, बट अभी तक आपका फाइनल एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया गया है। तो इन हेल्प डेस्क नंबर पे और आपका स्क्रीनशॉट या मेल या क्यूरी आप डाल सकते हैं, सो दैट आपकी प्रॉब्लम को, आपके ग्रीवांस को रिजॉल्व किया जा सके। सबसे बड़ी बात आती है, ये एक इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के EPFO डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे गारंटीड सिलेक्शन लें। तो कंप्लीट प्रिपरेशन विल बी अंडर द गाइडेंस ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एंड गेस्ट लेक्चर बाय श्री SK Bura, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो एडुकेशियस द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एक गूगल प्ले पे आप एडुकेशियस ऐप अवेलेबल है, और आप हमारी वेबसाइट www.theeducacious.com विजिट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल along with notes, test series, recorded classes, ठीक है, कंप्लीट कोर्स आपको बहुत ही लूसिड एंड डिटेल्ड वे में करवाया जाएगा, सो दैट most of the person who enroll for this course under Educacious just get clear and become the social security assistant of the prestigious organization of EPFO. Guest lecture will also be conducted by Sri SK Bura. He is currently working under the Ministry of Labour and Employment as a labor enforcement officer. So he will be taking some guest lecture to guide the student how to clear this exam and get selected for the post. Thank you very much.